Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about proposal and acceptance. आज का हमारा अध्ययन का विषय है प्रस्ताव एवं स्वीकृति। भारतीय अनुबंध अधिनियम में 1872 में हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम अलग अलग डेफिनेशन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रस्ताव एवं स्वीकृति वाला, तो प्रस्ताव की परिभाषा मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी। तो प्रस्ताव से क्या आशय है या प्रस्ताव की जो परिभाषा है वो किस प्रकार से दी गई है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2A में, तो 1872 की धारा 2A के अनुसार सेक्शन 2A है, ये ध्यान रखिएगा आप। और ये अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम पढ़ रहे हैं हम, तो वो अधिनियम, यहाँ मैंने सिर्फ अधिनियम की धारा लिखा है, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम है ये। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2A में जो डेफिनेशन दी गई है मैं उसको आपको एक बार पढ़ करके बता देती हूँ। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने के संबंध में प्राप्त हो, तो कहेंगे कि प्रथम व्यक्ति ने दूसरे के सम्मुख प्रस्ताव रखा है। समझ में आया? मतलब प्रस्ताव किस तरह से किया जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने या न करने के विषय में, न करने वाला टॉपिक मैं आपको आगे बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, आप वीडियो देखें। इस लेक्चर में नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक आ ही जाएगा। तो करने या न करने के लिए अगर वो व्यक्ति अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति के पास में रखता है कि अगले व्यक्ति की या दूसरे व्यक्ति की, सामने वाले की सहमति उसे उस संबंध में मिलेगी, उस कार्य को करने या न करने के संबंध में उद्देश्य यही होता है, तो कहा जाएगा कि प्रथम व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा है। अब देखिए, इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए कितने पक्षकार हो गए? 2 पक्षकार हो गए। एक तो प्रस्तावक जिसने प्रस्ताव रखा है, और दूसरा कौन हो गया? प्रस्ताविती या प्रोमिसी, जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है, उसे वचन ग्रहीता भी कहते हैं, एक्सेप्टर भी कहलाता है। तो 2 पक्षकार हो गए इस संबंध में। अब देखिए, बात आती है कि वैध प्रस्ताव के आवश्यक लक्षण कौन कौन से होते हैं, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो होगा 2 पक्षों का होना, 2 पार्टीज होनी अनिवार्य है प्रस्ताव और स्वीकृति के लिए, या कोई भी पक्ष प्रस्ताव करने के लिए। देखिए, सीधी सी बात है, एक अकेला व्यक्ति अपने आप को तो क्या प्रस्ताव करेगा। तो प्रस्ताव एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सम्मुख रखता है, अतः 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है। कोई भी पक्षकार स्वयं के समक्ष प्रस्ताव नहीं रख सकता है। कोई व्यक्ति अपने स्वयं के अधिकारों के संबंध में अपने ही प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता है। यह एक केस में भी जस्टिस ने एक डिसीजन सुनाया हुआ है, फोनर बनाम लोबे वाले केस में, ये केस लो है, उस संबंध में एक निर्णय दिया गया था न्यायाधीश के द्वारा कि 2 पक्षों का होना अनिवार्य होता है। कोई व्यक्ति अपने स्वयं के अधिकारों के संबंध में अपने ही प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, दूसरा पॉइंट आता है, प्रस्ताव किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए हो सकता है। ये देखिए, हमारा टॉपिक आ गया है यहाँ पर, प्रस्ताव किसी कार्य को न करने या करने के संबंध में। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए ए बी को अपनी साइकिल 5,000 रुपए में बेचने का प्रपोजल करता है। यहाँ अ किसी कार्य को करने का प्रस्ताव करता है। इसी प्रकार प्रस्ताव किसी कार्य से अलग रहने का भी हो सकता है, किसी कार्य से अलग रहने का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी से यह प्रस्ताव करता है कि 1,000 रुपए के बदले वह ब पर 1 महीने तक ऋण वसूली का मुकदमा नहीं करेगा। आ गई ना बात, कि काम नहीं करने के लिए कहता है। तो यहाँ अ किसी कार्य को न करने का प्रस्ताव करता है। तो प्रस्ताव किसी भी संबंध में हो सकता है, किसी कार्य को करने के लिए भी हो सकता है और ना करने के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य। प्रस्तावक
यदि दूसरे पक्षकार की स्वीकृति पाने के उद्देश्य से अपनी इच्छा प्रकट करता है तब ही इसे प्रस्ताव कहेंगे। यदि प्रस्ताव दूसरे पक्षकार की स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से न किया है तो इसे प्रस्ताव नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा न होने पर वह प्रस्ताव स्वीकृत ही नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार न तो यह ठहराव ही बन सकता है और न अनुबंध। नेक्स्ट है प्रस्ताव का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए। यदि ठहराव में वैधानिक प्रवर्तनीयता लानी हो तो यह आवश्यक है कि प्रस्ताव का उद्देश्य भी वैधानिक संबंध स्थापित करना हो। पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक कार्यों के लिए किए जाने वाले प्रस्तावों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं होता है, इसलिए ऐसा ठहराव प्रवर्तनीय नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए आप, प्रस्ताव करने की इच्छा प्रस्ताव नहीं है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव नहीं रखता वरन केवल प्रस्ताव रखने की इच्छा प्रकट करता है तो उसकी ऐसी इच्छा को दूसरा पक्षकार प्रस्ताव नहीं मान सकता है। इसके लिए एक हैरिस बनाम निकर्सन का एक फेमस केस है। इस वाद में यदि निकर्सन ने विज्ञापन दिया कि लंदन से दूर एक स्थान पर कुछ वस्तुओं की सार्वजनिक नीलामी करने की उसकी इच्छा है। हैरिस को वहां पहुंचने पर पता चला कि नीलामी रद्द कर दी गई है। निकर्सन के विरुद्ध अनुबंध खंडन के वाद पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह प्रस्ताव करने की इच्छा थी, न कि निकर्सन द्वारा किया गया प्रस्ताव, इसलिए क्षतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रस्ताव सामान्य भी हो सकता है, विशिष्ट भी हो सकता है। जन सामान्य के समक्ष रखा प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव कहलाता है, जिसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, जबकि विशिष्ट प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव है कि जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के समक्ष रखा जाता है, वह उस पर केवल वही व्यक्ति अपनी सहमति या असहमति प्रकट करने का अधिकार रखता है, तो जिसे कि प्रस्ताव किया गया है। इसके संबंध में एक फेमस केस है, बहुत ही फेमस केस है। इसे केस स्टडी या इस निर्णय को या इस वाद को अगर समझा जाए और याद कर लें, बच्चे याद करने के दृष्टिकोण से अच्छा है, ये केस समझने लायक है, तो उसको केस को मैं आपको एक बार बता देती हूँ। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस है। देखिए, जब ये केस आता है, कोई भी केस आता है, तो उसके संबंध में जैसे फर्स्ट नेम जो होता है, फर्स्ट नेम जैसे है कि जैसे इस केस में दिया है प्रस्ताव हैरिस बनाम निकर्सन वाले केस में, और दूसरा केस आ रहा है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो जो पहला नाम है वो केस करने वाला है और सेकंड नाम जो है उस पर केस किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने जुकाम व इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए एक विशेष दवा, मॉक बॉल है ना, विशेष दवा का क्या नाम था, मॉक बॉल, बनाई और विज्ञापन दिया कि इस दवा को लेने से 2 सप्ताह प्रयोग में लेने के पश्चात भी यदि किसी को जुकाम या इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो कंपनी उसे 100 पाउंड की धनराशि देगी। जनता में विश्वास जमाने के लिए कंपनी ने 1000 पाउंड की धनराशि एक बैंक में जमा भी करा दी। श्रीमती कार्लिन ने विज्ञापन के आधार पर बताई गई विधि के अनुसार स्मोक बॉल का सेवन किया, लेकिन उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया और श्रीमती कार्लिन ने 100 पाउंड की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी पर मुकदमा दायर कर दिया। कंपनी का कहना था कि श्रीमती कार्लिन को कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था। इस पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह एक सामान्य प्रस्ताव था जिसे कोई भी स्वीकार कर सकता था, अतः कंपनी 100 पाउंड की राशि श्रीमती कार्लिन को देने के लिए बाध्य होगी। समझ में आई केस स्टडी? केस समझ में आया कि जो विज्ञापन निकाला था तो वो कौन सा प्रस्ताव हो गया, सामान्य प्रस्ताव हो गया, वह विशिष्ट प्रस्ताव नहीं था। नेक्स्ट है प्रस्ताव निश्चित एवं स्पष्ट हो। ठीक है, प्रस्ताव कैसा हो, निश्चित एवं स्पष्ट हो।
जो भी प्रस्ताव किया जाता है प्रस्तावक द्वारा वो निश्चित अर्थ वाला होना चाहिए, स्पष्ट अर्थ वाला होना चाहिए। अनिश्चित अर्थ वाले प्रस्तावों पर स्वीकृति एक ही विषय पर एक ही भाव से नहीं दी जा सकती है। अतः अनिश्चित अर्थ वाले प्रस्तावों का कोई वैधानिक अर्थ नहीं होता है, क्योंकि प्रस्ताव के आशय से स्वीकर्ता का आशय भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्ताव स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है। प्रपोजल में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। प्रस्ताव वचन ग्रहीता के समक्ष प्रस्ताव लिखित या मौखिक रूप से स्पष्ट रूप से रख सकता है, या अपने आचरण, व्यवहार, हाव भाव से भी कोई प्रस्ताव कर सकता है, जिसे गर्भित प्रस्ताव कहते हैं। गर्भित प्रस्ताव की दशा में प्रस्तावक के आचरण या व्यवहार का भी एक निश्चित अर्थ निकलना आवश्यक है, जिससे दूसरा पक्षकार उसे प्रस्ताव समझ सके और उसी अर्थ में समझा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्ताव शर्त रहित या शर्त युक्त हो सकता है। प्रपोजल में भी अनकंडीशनल और कंडीशनल। सामान्य प्रस्ताव शर्त रहित होते हैं, जिनमें प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कोई शर्त नहीं होती है, लेकिन प्रस्ताव शर्त युक्त भी हो सकते हैं। शर्त सहित प्रस्तावों में प्रस्तावक प्रस्ताव की शर्तों को वचनदाता के समक्ष स्पष्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे के क्लासरूम, ड्राई क्लीनर्स आदि कई शर्तों के आधार पर सेवाएं प्रदान करते हैं और इन शर्तों का उल्लेख वे अपनी रसीद पर कर देते हैं। जैसे 3 माह तक अपना सामान न ले जाने पर उसे लौटाने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इस तरह की शर्तें लिखी हुई हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्ताव आदेशात्मक नहीं हो सकता। इन्विटेशन टू इनवाइट proposal may be unconditional और कंडीशनल। ये तो हमारा हो गया पॉइंट, शर्त रहित या शर्त युक्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण प्रस्ताव नहीं है। इन्विटेशन टू इनवाइट प्रपोजल इज नॉट प्रपोजल। प्रस्ताव के लिए निमंत्रण को प्रस्ताव नहीं माना गया है, क्योंकि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में ऐसा निमंत्रण देने वाला पक्षकार रखता है निमंत्रण देने वाला पक्षकार रखता है, परंतु दूसरे पक्षकार को यह निमंत्रण देता है। वह चाहे तो प्रस्ताव स्वयं प्रस्ताव नहीं करे। यदि कोई व्यक्ति इस निमंत्रण के आधार पर प्रस्ताव करता है तो उसे स्वीकार करना या नहीं करना ऐसा निमंत्रण देने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे फर्स्ट है, जैसे मान लीजिए निविदा, सूचना या विज्ञापन, वस्तुओं के क्रय विक्रय व किसी निर्माण कार्य के लिए मांगी जाने वाली निविदाएं या टेंडर, इसे मांगने वाले पक्षकार की ओर से दूसरे व्यक्तियों को प्रस्ताव करने के लिए निमंत्रण है। निविदा मांगने वाले पक्षकार को उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होता है। नेक्स्ट है, कंपनियों के प्रविवरण, प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनीज। सार्वजनिक कंपनियां अपने अंशों व ऋण पत्रों के विक्रय के लिए प्रविवरण का निर्गमन करती हैं। इस प्रविवरण के आधार पर कंपनी जनता को अंश या ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है। प्रविवरण के आधार पर विनियोजक अंश या ऋण पत्रों के लिए आवेदन करते हैं या प्रस्ताव करते हैं, जिसे स्वीकार करना या न करना कंपनी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, नियोजन विज्ञापन, एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट। नौकरियों के लिए सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन प्रस्ताव नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, रेलवे की समय सारणी, रेलवे टाइम टेबल। रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शित की जाने वाली समय सारणी नियत स्थान से निर्दिष्ट स्थानों पर जनता को ले जाने के लिए प्रस्ताव का मात्र निमंत्रण होता है। नेक्स्ट है, मूल्य सूचियाँ या प्राइस लिस्ट।
व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अपने माल या वस्तुओं के लिए विक्रय हेतु जारी की जाने वाली मूल्य सूचियां भी प्रस्ताव के लिए निमंत्रण नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है पूछताछ पत्रों के उत्तर यानी कि रिप्लाईज ऑफ इंक्वायरीज। व्यापार में व्यापारिक पूछताछ के पत्रों के उत्तर प्रस्ताव नहीं होते हैं, वरन यह प्रस्ताव के लिए निमंत्रण होते हैं। नेक्स्ट है बीमा कंपनियों के प्रस्ताव पत्र, दैट मीन्स ब्लैंक प्रपोजल फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। बीमा कंपनियों के प्रस्ताव पत्र बीमा कंपनी की ओर से बीमा कराने वाले के लिए प्रस्ताव नहीं है, यह प्रस्ताव के लिए निमंत्रण मात्र होते हैं। तो इस प्रकार ये सभी उदाहरण मैंने आपको बता दिए कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण प्रस्ताव नहीं होता है। अब इसके बाद में आता है प्रस्ताव आदेशात्मक नहीं हो सकता। प्रपोजल कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर। प्रस्ताव वचनदाता या प्रस्तावकर्ता द्वारा आदेशात्मक भाषा में नहीं रखा जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव आदेशात्मक रूप में है तो इसका अर्थ होगा कि वचन ग्रहीता या स्वीकर्ता उसे मानने के लिए बाध्य है, जबकि स्वीकर्ता प्रस्ताव पर सहमति या असहमति प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्ताव का खंडन या संप्रेषण होना आवश्यक है। प्रस्ताव का संवहन या संप्रेषण होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को प्रस्ताव किया गया है उसे प्रस्ताव की जानकारी होनी आवश्यक है। जब तक प्रस्ताव का संवहन नहीं हो जाता तब तक स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके लिए एक केस फेमस है, लालमन शुक्ल बनाम गौरीदत्त। इसको कभी फिर इस केस स्टडी को मैं कभी फिर डिस्कस करूँगी। आज हमारे पास ये 2 पॉइंट और डिस्कस करने हैं, इसलिए लालमन शुक्ल बनाम गौरीदत्त का और कभी भी इस केस का जब भी हवाला आएगा तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है प्रस्ताव की विशेष शर्तों का संवहन। कम्युनिकेशन ऑफ द स्पेशल टर्म्स ऑफ द प्रपोजल। यदि प्रस्ताव कुछ विशेष शर्तों के साथ किया जा रहा है तो ऐसी अवस्था में उन विशेष शर्तों का संवहन भी अवश्य हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव से भिन्न है। प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव से भिन्न है। प्रपोजल इज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस प्रपोजल्स। जब दो पक्षकार एक दूसरे की जानकारी के बिना एक ही समय में एक जैसे प्रस्ताव करें तो इन्हें प्रति प्रस्ताव कहेंगे। वे आपस में स्वीकृति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए राम श्याम को अपनी साइकिल 5,000 रुपए में विक्रय करने का लिखित प्रस्ताव करता है और श्याम भी उसी दिन राम की साइकिल को 6,000 रुपए में खरीदने का प्रस्ताव करता है, तो यह प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव से भिन्न यह प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव है जिसमें स्वीकृति का अभाव है, अर्थात इससे अनुबंध का निर्माण नहीं होगा क्योंकि यह प्रति प्रस्ताव माना जाता है। प्रस्ताव पर फिर से प्रस्ताव किया गया है, इसलिए प्रस्ताव को प्रति प्रस्ताव से भिन्न माना जाता है। प्रपोजल इज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस प्रपोजल्स। तो ये हमारे आज के वैध प्रस्ताव के लिए या प्रस्ताव के लिए जो वैधानिक आवश्यकताएं होती हैं उसके बारे में अध्ययन किया। आज का हमारा यह टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।